महाराष्ट्र में सत्ता की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। बीजेपी को सरकार बनानी है, सहयोगी की तलाश जारी है। वैसे एनसीपी तो पहले ही बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन महायुति की साझेदार रही शिवसेना से भी पर्दे के पीछे बीजेपी की बातचीत चल रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शिवसेना 1995 के फॉर्मूले के तहत हाथ मिलाना चाहती है। इसके मुताबिक बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को सीएम पद मिलेगा। शिवसेना अपने लिए उप मुख्यमंत्री का पद, गृह, वित्त, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई जैसे अहम विभाग मांग रही है। वहीं बीजेपी ने जीती हुई विधानसभा सीटों के आधार पर 2:1 का ऑफर दिया है, यानी बीजेपी के जितने मंत्री होंगे उसके आधे मंत्री शिवसेना के कोटे से होंगे। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच अब तक आखिरी फैसला नहीं हुआ है। सीएम पद को लेकर अब तक सस्पेंस कायम है। इस रेस में सबसे आगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। वहीं पंकजा मुंडे के बारे में राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं की। उद्धव ठाकरे के मुताबिक बीजेपी ने अब तक शिवसेना से समर्थन के लिए संपर्क नहीं किया है। मुंबई में सोमवार को शिवसेना विधायक दल की बैठक होगी। उद्धव ने अपने विधायकों से कहा है कि बीजेपी की ओर से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हमें हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर एनसीपी से बिना शर्त समर्थन के मुद्दे पर पार्टी नेता अनिल देसाई ने कहा है कि एनसीपी की सियासी चाल है, बीजेपी को सतर्क रहना चाहिए। सब बातें आधार है। बीजेपी अगर उनका समर्थन लेके अनकंडीशनल ही क्यों ना हो, लेकिन वो लेके अगर आगे चलती है तो महाराष्ट्र की जनता के बारे में क्या सोच रही है, महाराष्ट्र की जनता क्या सोचेगी, किस तरह से जनाधार मिला है। एनसीपी विधायकों की कल मुंबई में बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में शरद पवार ने नेताओं को बताया कि पार्टी ने बीजेपी को समर्थन का प्रस्ताव क्यों दिया। एनसीपी अध्यक्ष के मुताबिक ये दिखाने का वक्त आ गया है कि सत्ता न होने के बावजूद वो कैसे महाराष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। कौन सी फाइल किसने देखी, एसआईटी ने उसमें से तय किया था। एसआईटी ने भी पूरा रिपोर्ट लोगों के सामने रखा, वेबसाइट पे रखा, ये सब आपके सामने है ना। हमेशा कितने साल यही एक ही कि करप्शन, कहाँ करप्शन हुआ, किसने बताया। खाली अपोजिशन वाले बोलते हैं इसीलिए करप्शन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर रवाना हो रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रही सियासत की वजह से उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कल उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। करीब घंटे भर की मुलाकात में सरकार बनाने को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद राज्य कांग्रेस इकाई के नेताओं ने पहली बार कल रात समीक्षा बैठक की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, नारायण राणे और माणिक राव ठाकरे मौजूद थे। माणिक राव ठाकरे ने कांग्रेस के समर्थन से जुड़ी खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी हालत में दूसरी पार्टियों को समर्थन नहीं देगी। हरियाणा में बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी अब सरकार बनाने में जुटी है। आज चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक है। इसमें सभी 47 नवनिर्वाचित विधायकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी मोहर लगने की उम्मीद है। इस बैठक में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे करनाल से जीत हासिल करने वाले मनोहर लाल खट्टर का नाम है। कल उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी की हमारी मेजोरिटी आ गई है, ये बात ठीक है। सरकार भी हम बनाने जा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमारी जो बैठक होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो परिणाम, जो निर्णय होगा, उस निर्णय के आधार के ऊपर जिस भी किसी का नाम आएगा, पूरी पार्टी उसके पीछे एकजुट होकर के खड़ी होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज 15 सीटें जीतने वाली कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पार्टी नेता कुमारी शैलजा ने पार्टी की करारी हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हुड्डा सबको साथ लेकर नहीं चले और कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी। हार की तो बहुत वजह हैं।
लेकिन सबसे बड़ी वजह तो जो हरियाणा की स्थिति रही, उसी के कारण आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हरियाणा में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति रही और प्रशासन, सरकार हरियाणा में जिस ढंग से चला, किस ढंग से चला? एक तरफा। मोदी लहर की बदौलत महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को मिली कामयाबी के बाद अब नजर दिल्ली पर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को मोदी फॉर्मूला दिल्ली में आजमाने की चुनौती दे डाली है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव कराने का साहस दिखाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली छोड़कर कौन भागा, ये सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंत्रियों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया। शाम को 7 RCR पर हुई पार्टी में कई मंत्री शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बात की। इसमें शिवसेना के कोटे से केंद्रीय मंत्री बने अनंत गीते भी शामिल थे। कैबिनेट से कोल ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिल गई। अब निजी कोयला खदानों की ई नीलामी होगी, जिसकी प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी कर ली जाएगी। ई नीलामी का पैसा राज्य सरकारों को जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियों को बाजार में कोयला बेचने की छूट होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एम्बुलेंस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। इस फैसले से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कई दूसरे कांग्रेसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन सभी का नाम 2 करोड़ 56 लाख के एम्बुलेंस घोटाले में दर्ज FIR में शामिल है। आजम खान ने RSS प्रमुख के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने देश भर के लोगों को हिंदू बताया था। वे यूपी के रामपुर में सिख समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। कि जिसे आपने वोट दिया है उसकी मानसिकता की घोषणा कल लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयं संघ के अध्यक्ष ने कर और कह दिया है कि हम आप सब हिंदू हो। आप हो सकता है, हम नहीं, हम नहीं। हिंदू भाइयों का दिल नहीं दुखा रहे हिंदू भाइयों कि अगर संविधान खत्म होता है, कल संविधान के खत्म होने की इनडायरेक्ट घोषणा हो गई है भारत में। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने मोदी के सफाई अभियान की आलोचना करते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फैजाबाद में वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, तभी उन्होंने स्वच्छता अभियान पर निशाना साधा, लेकिन वे भूल गए कि यूपी में उनकी सरकार है। फिसली जुबान से उन्होंने यूपी में सफाई का भी जिक्र कर दिया। अच्छा, और यहीं घूम लेना, अभी घूम लेना, हम तो देखते हुए आए हैं जो सफाई अभियान चलाया था। सफाई अभियान चलाया था, कहीं पर भी सफाई दिखी, गंदगी और बढ़ी है। दिवाली से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है कि त्योहार के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। गृह मंत्रालय ने 10 शहरों को अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिन शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वो है दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और वडोदरा। इसके अलावा पूरे यूपी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि संवेदनशील इलाकों में खास एहतियात बरती जाए। बड़ी एक विस्तृत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी जिले के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, DIG, IG और मंडल आयुक्त के साथ मैंने और प्रमुख सचिव गृह और DGP ने मिलकर करी है। उसमें बहुत कड़े निर्देश उनको दे दिए गए हैं कि बिल्कुल सतर्कता बरतनी है। चेतावनी के बाद कोलकाता में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। विक्टोरिया मेमोरियल और दूसरी अहम जगहों पर कोलकाता पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंदिर में आने जाने वालों की जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। मंदिर के बाहर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में धौलाकुआ गैंगरेप के सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। द्वारका कोर्ट ने कल 5 पर उम्र कैद के साथ साथ 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। नवंबर 2010 में 5 दरिंदों ने कॉल सेंटर में काम करने वाली पूर्वोत्तर की लड़की को अगवा करके गैंगरेप किया था और उसके बाद सड़क पर फेंक दिया था। सभी दोषी हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं। बीती रात दिल्ली के मुंडका इलाके में प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। 15 फायर ब्रिगेड की मदद से 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बीती रात एक सेंट्रो कार आग के हवाले हो गई। कार में 2 लोग सवार थे, लेकिन समय रहते दोनों को बचा लिया गया। इस आग की वजह से देर तक जाम लगा रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बड़ा हादसा हो गया। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 9 महिलाएं शामिल हैं। बताया जाता है कि हादसे के वक्त 30 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लुधियाना पुलिस ने एक्साइज विभाग के सुपरिटेंडेंट को 20 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अधिकारी ने केबल ऑपरेटर से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। दिवाली से पहले 60 लाख रुपए देने थे। उसी की पहली किश्त के तौर पर 20 लाख रुपए अधिकारी घूस ले रहा था। मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों ने कल कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। सभी कार्यकर्ता नगर आयुक्त से मिलकर शहर में फैली गंदगी साफ करने की मांग करने गए थे। आरोप है कि आयुक्त ने उनकी नहीं सुनी, वहीं कर्मचारियों ने दौड़ा कर उनकी पिटाई की। विवाद बढ़ता देखकर प्रशासन ने नगर निगम में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी। हावड़ा में कल पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इसमें कई लोग घायल हो गए। लोग बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालात काबू में करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। आज धनतेरस का पर्व है। इस मौके पर देश भर में बाजार सज रहे हैं। दिन भर बाजारों में चहल पहल दिखेगी। सुबह से इसकी शुरुआत होते ही शाम तक खरीदारी का सिलसिला चलेगा। आज के दिन चांदी खरीदने की खास मान्यता है। दिवाली से ठीक पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए ग्रेटर नोएडा में कल कई जगहों पर छापेमारी हुई। प्रशासन ने कई दुकानों से मिलावटी मिठाई बरामद की। अभियान के तहत बरामद सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कानपुर में भी करीब 100 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद हुआ। मावे को एक कोल्ड स्टोर में रखा गया था, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि वहां किसने मावा रखा था। अधिकारियों ने बरामद मावे को सीज करके जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। इस बार दिवाली पर दम दिखाएगा मोदी बम। इलाहाबाद में पटाखों की दुकानों पर मोदी बम की बिक्री हो रही है। कई दूसरे नेताओं और खेल दुनिया के सितारों के नाम पर बने पटाखों की भी धूम है।